हेलो बेटा, आज से वीडियो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम डिले हो गया ऑलरेडी, क्योंकि बीच में आपका रिजल्ट्स वगैरह आ गया था। उसके लिए फिर उसका वेट करने लगे ताकि ये डिफाइंड हो जाए कि कौन लोग मैथ्स ले रहे हैं और कौन लोग बायोलॉजी ले रहे हैं। और आपको इसके पहले हमने 4 वीडियो लेक्चर्स बनाए थे, उसमें से कुछ इंट्रोडक्शन था और भी चीज़ें थी। तो मैं चाह रहा हूँ कि आज से जो वीडियो लेक्चर्स लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो 4 वीडियो लेक्चर्स हमने इसके पहले ग्रुप में डाले हुए हैं, तो पहले आप वो जरूर देख लें, देन आफ्टर यहाँ से स्टार्टिंग करें। हालांकि मैं कुछ पीछे का रिवीजन जरूर करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि जो लोग ग्रुप में अभी नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए भी बेसिक क्लियर हो जाए। हालांकि वो लेक्चर्स पहले चारों आपको जरूर देख लेने हैं, ठीक है? तब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। ओके, स्टार्टिंग जो हम लोग कर रहे हैं वो 11th में जो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चले तो हम उसमें 3rd चैप्टर से कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसका स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में थोड़ा बता चुका था। याद करो, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने देखा होगा तो हमने उसके बारे में थोड़ी बातें करी थी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वगैरह हमने कैलकुलेट किए थे, इवन दैट, है ना? तो उनसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर से एक फिजिकल वर्ड है जो इन्फॉर्मेशन के लिए होता है केवल, उससे बहुत ज्यादा कुछ कभी नहीं पूछा गया है। और एक चैप्टर उसके बाद आता है जो आता है तुम्हारा यूनिट एंड मेजरमेंट और डायमेंशंस वगैरह का। तो यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशंस में लेटर ऑन इसलिए कराता हूं क्योंकि उसमें क्या होता है, 11th में जैसे आप थोड़ा पढ़ लेते हो और आपको नॉलेज हो जाती है तो आपको जो फॉर्मूले होते हैं उनके भी यहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट वगैरह ये सब निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि अगर हम पहले पहले वो पार्ट डाल देंगे तो उसमें थोड़ा परेशान होंगे, है ना? तो दैट्स वाई उसको थोड़ा लेटर ऑन रखेंगे। ये चैप्टर से आपको समझ आएगा क्योंकि आप ये सब चीजें पढ़ चुके होते हो कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होती है, स्पीड वगैरह के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, मोशंस के बारे में। तो यहाँ से समझना थोड़ा बच्चे के लिए आसान होता है और वो रिलेट कर पाता है। देन आफ्टर फिर वो सारे चैप्टर्स भी हम कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ है, इसमें देखो मोशन कितने तरह का हो सकता है। 1 डायमेंशन मोशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन मोशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन मोशन हो सकता है। मैं आपको 1 डायमेंशन मोशन के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, फिर 2 डायमेंशन के बारे में बताऊंगा, और लेकिन पढ़ेंगे हम लोग कौन सा भी 1 डायमेंशन मोशन। देखो 1 डायमेंशन मोशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप कहीं पे चल रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है? देखो आपने ये बात पक्की तौर पे सीख ली होगी कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक्सिस होते हैं, है ना? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने देखे होंगे या आपने पढ़े होंगे। एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है? और तीसरा एक और एक्सिस होता है जेड एक्सिस, जो बाहर को आता है। अगर ये बोर्ड का प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किधर होगा? ये बाहर की तरफ। समझ आ रहा नहीं आ रहा बेटा? तो अगर कोई इंसान यहां से चलना स्टार्ट करे और वो ऐसे चलता चला जाए, थोड़ी देर में यहां पहुंचे, फिर थोड़ी देर में वो यहां पहुंचे, तो ये कैसा मोशन है? 1 डायमेंशन मोशन है। एक इंसान यहां से एक सीधी लाइन में ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है, तो ये कैसा मोशन होगा? 1 डायमेंशन मोशन। पक्का? अच्छा, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लो मैं इसको मान लू एक्स एक्सिस है और इधर ऐसे मान लू ये वाई एक्सिस, भाई ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस है, ठीक है? या इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो ऊपर की तरफ, और ये जेड एक्सिस हो गया, है ना? तो क्या मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो ये 2 डायमेंशन मोशन होगा? नहीं, ये 2 डायमेंशन मोशन नहीं होगा। क्यों? ये 1 डायमेंशन मोशन है। क्योंकि होता ये है कि जिधर आप चलना स्टार्ट करते हो वहीं पे हमेशा एक एक्सिस मान लो। कोई जरूरी थोड़ी ना कि भाई अच्छा बताओ, किसी ने एक्स इसको मान लिया, है ना? तो हो सकता है किसी ने इसको जेड मान लिया होता, जेड यहां मान लिया होता तो एक्स ऊपर होता। तो ये नेसेसरी नहीं है कि आप एक्स इधर ही मानो। हाँ, क्योंकि हमें हमेशा बुक में लिखा होता है, इसलिए हमको हमेशा एक्स को इधर मान लेते हैं, वाई को हमेशा ऊपर मान लेते हो और जेड को इन दोनों के परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो कभी भी आप जब सीधी लाइन में ऐसे चलते चले जाते हो, कोई भी लाइन हो, ऐसे ऐसे मान लो अगर कोई बच्चा ऐसे चल रहा है, ये, ठीक है? तो उसने एक्स एक्सिस को ये मान लिया, तो वाई कहां हो गया? ऊपर। तो जेड कहां हो गया? ये। तो ये भी तो 1 डायमेंशन मोशन है। अच्छा, मान लो कोई बच्चा ऐसे जा रहा है तो उसने इसको एक्स मान लिया। अगर इसको एक्स मान लिया तो ये ऊपर क्या हो गया? वाई। तो जेड थोड़ा इधर हो जाएगा, क्योंकि जब ये एक्स आपने माना था तो ये वाई था, ये एक्स था और ऊपर की तरफ क्या था? वाई। तो ये था जेड, ऐसा, है ना? अगर किसी ने एक्स को इधर माना, वाई तो यही रहा, लेकिन जेड थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाते होने चाहिए? 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो 1 डायमेंशन का मोशन ये हुआ। 2 डायमेंशन मोशन कैसा होता है? 2 डायमेंशन मोशन ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि आपने कभी ना कभी क्रिकेट वगैरह या कोई बॉल फेंकी होगी, जैसे पेन है, अगर इस पेन को मैं ऐसे प्रोजेक्ट करूं, ऐसे फेंक दूं हवा में ऐसे, तो सोचो ये पेन आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों चीजें एक साथ कर रहा है। अच्छा बताओ, जब तुम ऐसे चल रहे थे तो तुम ग्राउंड में ही सीधे चल रहे थे ना? ऐसा थोड़ी ना तुम ऐसे चल रहे हो तो तुम थोड़ा थोड़ा ऊपर भी होते चले जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ना? तो जब तुम ऐसे ग्राउंड में चलना स्टार्ट करते तो सीधे सीधे ऐसे ऐसे चलते चले जा रहे थे, तो ये कैसा मोशन था? 1 डायमेंशन। लेकिन अगर तुम एक पेन को ऐसे फेंको इस तरीके से, जैसे तुम इस पेन को फेंकते हो तो ये आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है।
जैसे नहीं होता हम बॉल पकड़ के अगर ऐसे थ्रो करें तो बॉल जब हम थ्रो करते हैं तो वो आगे भी जाती है और ऊपर भी जाती है। तो सोचो एक ही टाइम में ये दो डायरेक्शन में मोशन, इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ उसके पास मोशन है तो वो इस पाथ पे चली जाती है। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे आप एक बॉल को थ्रो करते हो तो उसका मोशन कैसा है, 2 डायमेंशन, वो ऊपर भी जाती है और आगे भी बढ़ती है। ये बात समझ में आ रही है? जैसे ये पेन है, अगर इस पेन को मैं ऐसे उछाल के ऐसे कैच करूं, ये 1 डायमेंशन मोशन है क्योंकि ये सीधे गया और सीधे वापस आ गया। लेकिन अगर इसी पेन को मैं ऐसे फेंकूं तो सोचो जब मैं ऐसे फेंक रहा हूं तो यहां से जब ये ऊपर भी जा रहा है और साथ में आगे भी तो आ रहा है ना, तो ये कैसा मोशन है, 2 डायमेंशन। समझ आ रहा ना किसी बॉल का फेंकना। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर 3 डायमेंशन मोशन क्या होगा? देखो 3 डायमेंशन मोशन कैसा होता है तुम्हें समझा रहा हूं। जैसे कोई बर्ड फ्लाई करती है, ठीक है, वो 3 डायमेंशन मोशन करती है। ठीक, कैसे? मतलब एक बर्ड यहां से फ्लाई करी, वो ऐसे जा रही थी, उसका मन किया इधर मुड़ गई, उसका मन किया इधर मुड़ गई, उसका मन कर दिया इधर मुड़ गई। तो सोचो वो 2 डायमेंशन, जैसे अगर इस पेन को मैं ऐसे फेंकूं और ये पेन ऐसे जा रहा है, लेकिन इस पेन को अगर हमने फेंका तो इसके अंदर कुछ है तो नहीं, जैसा फेंका वैसे चलता चला जाएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये ऐसे जाते जाते अचानक ऐसे मुड़ जाए, तो ये 3 डायमेंशन मोशन हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मतलब इसमें क्या था कि एक ऐसे ऊपर फेंक रहे हो तो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, लेकिन अचानक से ऐसे मुड़ गया ना, तो बताओ इसमें तीनों डायमेंशन आ गई ना। एक अगर x आ गया, एक y आ गया और एक z में भी तो मुड़ गया। सपोज ऐसे गया, इधर मुड़ जाए तब भी वही बात, तो ऐसे गया और ऐसे मुड़ जाए अचानक। तो पेन के साथ तो ऐसा नहीं हो सकता ना, इसके अंदर थोड़ी ना जान है कि भाई ये गया, मन किया तो मुड़ गया, इसकी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर तुमने इसको फेंका या बॉल तुमने कोई फेंकी है तो बताओ वो 2 डायमेंशन मोशन में जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन कोई बर्ड फ्लाई कर रही है ना, कोई बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है, तो बताओ उनका मन करता है वो जहां मर्जी आती है वहां टर्न कर जाते हैं, थोड़ा ऊपर उठते हैं, आगे जाते हैं, फिर मन किया तो घूम गए। ये कैसा मोशन है, 3 डायमेंशन मोशन है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि इस तरह से चीजों को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन एंड 3 डायमेंशन मोशन। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? 4 डायमेंशन मोशन भी होता है, इवन और बहुत ज्यादा होते हैं, बट हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें 4 डायमेंशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे सकता हूं। 4 डायमेंशन मोशन क्या है तुम सोच के देखो। अब तुम्हें अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, तुम्हें फील आ जाएगा। 4 डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी बॉडी का चारों तरफ मतलब 3 तरफ बढ़ रहा है ना, लेकिन 4 डायमेंशन है क्या? हमने x में मान लिया, y में मान लिया, z में मान लिया, क्योंकि हमने कहा कि अगर कोई एक इंसान सीधी लाइन में चलता चला जा रहा है तो वो एक डायरेक्शन x मान लो, तो 1 डायमेंशन हो गया। तुमने पेन को फेंका तो हो सकता है ये x मान रहे हो तो ये ऊपर y हो गया, तो ये 2 डायमेंशन में चलता चला जा रहा है। फिर मैंने कहा कि ये पेन को हमने फेंका या कोई बर्ड ऐसे जा रही है और वो अचानक इधर मुड़ गई, तो उसमें तीनों डायमेंशन आ गई, क्योंकि x में ये आगे भी जा रहा था, y में ऊपर भी उड़ रहा था और थोड़ी देर बाद ये ऐसे या ऐसे टर्न भी कर गया, तो z में भी तो चला गया ना। जेड मतलब एक्सिस, समझ में आ रही की बात की नहीं आ रही? तो इस तरह से वो टर्न कर गया, तो ये 3 डायमेंशन होगी कि नहीं होगी? चौथी डायमेंशन को हम लोग टाइम बोलते हैं। टाइम, जो टाइम हम लोग देखते हैं ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, वो है 4th डायमेंशन। और भी बहुत कुछ होता है, बट अभी हम केवल इतना ही बताते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। 4 डायमेंशन का यूज तुम्हारे भी फिजिक्स में नहीं आएगा, बट ऐसे समझ लो, तुम सोच के देखो। बजरंगबली को सब लोग पहचानते हैं, ठीक है? सोच के देखना, मैं तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं। लोग सोचते नहीं, बट ये छोटी-छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं। तुमने देखा होगा कि बजरंगबली या कोई बहुत बड़ा इंसान, या तुमने हल्क को देखा होगा, है ना? तो तुम सोच के देखो कि अगर कोई बंदा यहां खड़ा है, ठीक है, और t = 0 पे है, ठीक? अब सोच, अगर ये ऐसे बढ़ने लगे, ऐसे भी बढ़ने लगे और हाइट भी बढ़ने लगे। तुमने देखा होगा बजरंगबली का जो रामायण वगैरह में उनका जो है ना, वो बड़े होते लगते हैं। तो बड़े होते तो कैसे होते हैं? वो ऐसे भी बढ़ते हैं और ऐसे भी बढ़ते हैं और साथ में ऐसे भी बढ़ते हैं, लेकिन वो टाइम के रिस्पेक्ट में। t = 0 पे तो वो छोटे से थे, फिर उसके बाद वो बड़े होने लगे, बड़े होने लगे, बड़े ऐसे ऐसे और ऊपर। तो बताओ तीनों डायमेंशन में चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। दिस इज द 4 डायमेंशन। इसके बाद में बहुत सारी बातें और डिटेल में होंगी, बट हमने थोड़ा सा आइडिया दिया। बट ये सब में हमें अभी क्या पढ़ना है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन या 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में ही तो होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो हम इसके बारे में अभी बात करने जा रहे हैं। ओके, तो फिलहाल 1 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं। 1 डायमेंशन मोशन में सबसे पहले हमने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में पढ़ाया है, वो लेक्चर्स आपको देखने जरूर है। उसमें हमने बात करी थी डिस्टेंस की। बताओ डिस्टेंस क्या चीज होती है, हमें ये बात समझनी है। डिस्टेंस है क्या चीज? देखो डिस्टेंस में जहां तक बातें हमने की थी, तुम सोचो अगर अपने घर से तुम निकल के कहीं पे किसी भी शॉप पे जाते हो या कोचिंग जाते हो या स्कूल जाते हो, तो तुम्हारे पास जो रास्ता अवेलेबल होता है उस रास्ते पे चल के तुम जाते हो। बात समझ में? मान लो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे कोई बंदा है ए और उसको बी तक जाना है, ये बात समझ में आ रही है? तो बताओ बी तक
जैसे मान लो तुम्हारा घर और स्कूल है, तो तुम्हारे घर और स्कूल जहां पे है, बताओ तुम्हारे घर से स्कूल जाने के कितने डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं। तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड कर सकता है, तुम्हारे मूड पे डिपेंड कर सकता है। कभी मूड अच्छा हुआ तो बहुत दूर तक घूमते घूमते आराम से गए, कभी थोड़ा जल्दी पहुंचना है तो थोड़ा शॉर्टकट ले लिया, है ना। ये बात समझ में आ रही है। मान लो कभी मन हुआ कि दोस्तों के घर से होके जाना है तो और थोड़ा दूर से चले गए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये जो पाथ कवर करके तुम जा रहे हो ए से बी तक, तो इस पाथ की जो लेंथ है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो है डिस्टेंस। वो क्या चीज है? वो है डिस्टेंस। ये बात सबको समझ में आ रही। ये भी डिस्टेंस है, ये सारी की सारी जो लेंथ है वो है डिस्टेंसेस। ये क्या चीजें हैं? ये है डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस है। अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, जो पाथ कवर करके हम जाते हैं, उस पाथ की लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। पक्का समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है? अब तुम सोच के देखो, तुम अपने घर से स्कूल जाते हो, ठीक है, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना तुम कौन सा पाथ लेके जाओ। कभी तुम्हें किसी दोस्त के घर से होके जाना है, कभी पापा ने कुछ काम बताया कि बेटा उस शॉप से होते के चले जाना, तो तुम वहां से होके चले जाते हो। कभी तुम्हें कोई बुक लेनी है तो तुम बुक स्टॉल होके चले जाते हो। तो बताओ, हर रोज क्या तुम अपने स्कूल से जाने वाले डिस्टेंस को बदल सकते हो? कि जब तुम घर से जब तुम स्कूल जा रहे होगे तो वो तुम्हारी मर्जी के ऊपर है, तुम कौन से पाथ को फॉलो करके जाओ। और तुम जिस पाथ को फॉलो करके जाते हो उस पाथ की टोटल लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इवन दैट तुम सोच के देखो, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं 1, 2 और 3 ये 3 स्टेप आगे गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की? 3 स्टेप्स। अगर मैं 2 स्टेप्स पीछे आ गया तो हमने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? 3 आगे गया और 2 पीछे आया तो 5 स्टेप्स। यानी कि डिस्टेंस में हर वो चीज काउंट की जाएगी जो तुम आजू बाजू इधर उधर कहीं भी चलोगे, वो सारी की सारी लेंथ उसमें काउंट की जाती है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो दिस इज द डिस्टेंस। पक्का? अच्छा, अब मान लो किसी को ऐसा हुआ कि मैं ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से उसको बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में चला जाए बिल्कुल सीधा। ये भी तो एक लेंथ है, लेकिन इस लेंथ को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि ए से बी तक जाने का ये सबसे स्मॉलेस्ट पाथ है, सबसे छोटा रास्ता। ये बात समझ में आ रही? तो सबसे स्मॉलेस्ट पाथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इसको हम एक नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या नाम देते हैं? दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। ये बात सबको क्लियर हो गई? अब तुम ये कहोगे कि सर ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको डिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हो, लेकिन ये दो पाथ के बीच की सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है और इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर का मतलब होता है कि जैसे आप घर से बाहर निकले तो कई बार हम पूछते हैं किधर गया। किधर जाने का मतलब है पूछना चाह रहे हैं कि वो लेफ्ट में गया कि राइट में गया कि सामने गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? है ना। तो हम जब घर से निकलते हैं तो हम या तो इस साइड जाते हैं तो इस साइड जाते हैं, अगर सामने रास्ता हुआ तो हम सामने चले जाते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अगर मैं इस पाथ पे ऐसे चल रहा हूं, मालूम मैं ऐसे जा रहा हूं, ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन हो। बात समझे? थोड़ी देर बाद तुम ऐसे मुड़ गए तो ये तुम्हारी डायरेक्शन होगी। पक्का? तो डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है डिस्प्लेसमेंट में। डायरेक्शन के बारे में बातें बहुत डिटेल में होंगी, वो मोशन इन 2D में आएगा, पूरा वेक्टर चैप्टर ही है ना, वो आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अगर ए से बी तक जा रहे हो, ठीक है, चलना कहां से था? ए से। पहुंचना कहां से था? बी। जहां पहुंचना था उसी की तरफ एरो लगा दो, ये डायरेक्शन। जहां पहुंचना उसी तरफ एरो लगा दो, वही डायरेक्शन बताती है। पक्का? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि जो हमारे पास सदिश और अदिश राशियां होती हैं, इनके बारे में हम यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ेंगे डिटेल से, अभी उनके बारे में कोई बहुत ज्यादा रीड नहीं है। पक्का समझ में आ रहा है बेटा? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब तुम सोच के बताओ, अगर मैं तुमसे छोटी बात, ऐसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, सब लोगों को आंसर करना है। अगर मैं कहूं क्या डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है? हमेशा ही होती है। क्या उसके इक्वल हो सकती है? यस, हो सकती है। क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? सोच के देखो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है। तुम सोच के देखो, अगर ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था, अब ए से बी जाना होता तो अगर मैं इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस की बात करता तो क्या मैं इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देता? सोच के देखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए तो ये डायरेक्शन होगी। ये क्या है? ये है डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आपको ये बात समझ आनी चाहिए। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आप सोचो, यहां से यहां तक तुम कोई भी पाथ चूज कर लो, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से तो ज्यादा ही है ना। तो आप एक बात जरूर याद रखना और इसको नोट्स में कहीं पे भी लिख लेना कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। ये दो बातें मैंने लास्ट लेक्चर में या लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में करी है, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दिया। इस पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, तो टाइम वेस्ट होगा बहुत सारे लोगों का। तो प्लीज कुछ प्रीवियस वीडियोस जो है वो आप देख लेना, तब जाके आपको फिर यहाँ पे बातें और समझ आएंगी। ठीक है, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। याद करो हमने इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ के एवरेज की बात करी थी। वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ आएगा। मैंने बहुत बेसिक से बहुत अच्छे से वो चीजें सब समझाई। इवन दैट डिस्प्लेसमेंट वगैरह में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी लिए थे, है ना। तो मैं थोड़ा और आगे आता हूँ, आपको रिवीजन चूंकि थोड़ा ले रहा हूं ताकि सब लोगों को आइडिया लग जाए। तो हम लोग जो बात करते हैं कि भाई एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड क्या होती है, ये दो बातें हमने पहले भी करी है। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, ये दो चीजों के बारे में हमें थोड़ा नॉलेज चाहिए और ये क्या होती है हमें इनको डिफाइन करना है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमेशा याद रखना, तभी मैंने आपको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बारे में बताया। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। जो तुमने टाइम लिया है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो तुमने टाइम लिया, टाइम टेकन या टाइम लिख दो तब भी चलेगा, ठीक है। और जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये दो बातें हमने पहले भी लेक्चर्स में कर ली हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे एवरेज का मतलब तुम्हें मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एवरेज का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो स्कूटी निकालते हो, स्कूटी निकाल के आप अपने स्कूल जा रहे हो, ठीक है, चला के। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि आप जब घर से स्कूटी निकालो तभी से वो 50 की स्पीड में चल रही हो। पहले तो तुम्हारी स्पीड 0 होती है, आप स्टार्ट करते हो, एक्सीलरेटर लेते हो, तो तुम्हारी स्पीड फिर 0 से 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ती चली जाती है ना। और अगर ज्यादा जल्दी में हो तो फिर 60, 80 तक पहुंच जाते हो, है ना। इतनी तेज कभी मत चलाया करो, है ना। तो आप जब ये स्पीड लेके चलते हो तो बताओ, जब स्कूल आने वाला होता है तो ब्रेक लगाते हो तो स्पीड कम हो जाती है ना। तो मैं अगर आपसे कहूं कि आपके घर से और स्कूल तक आने में आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करूं, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है ना। और एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब केवल अभी ऐसे समझ लो, स्केलर का मतलब होता है जिसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, है ना। स्केलर का मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े, यानी परिमाण की जरूरत पड़े। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिसमें हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमारी दिशा है वो, और साथ में उसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का मतलब परिमाण, वो दोनों की जरूरत पड़े, है ना, कोई चीज रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने थोड़ी बहुत बातें करी हैं कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, तो देखोगे तो तुम्हें वहां पे क्लियरिटी जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम इनकी बातें कर रहे हैं कि आप एक जैसा स्पीड से नहीं जा सकते हो, है ना। आप कभी कम करते हो, कभी ज्यादा करते हो। तो ये पूछा जाता है कि ऑन इन एवरेज कैसे आए। तो हम लोग एवरेज कैसे काउंट करते हैं, जरा सोच के देखो। जैसे मैं बोलूं कि मान लो राजकोट से जूनागढ़ आने का डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर है, और 100 किलोमीटर की स्पीड से हम जा रहे हैं, मतलब सॉरी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और मान लो मैं 1 घंटे में वहां पहुंच गया, 1 घंटे में वहां पहुंच गया। तो मैंने पूछा कि भाई एवरेज मैंने कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई होगी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 100 डिवाइड बाई 1 आवर कर दूं। अब 1 आवर कर दूंगा तो बताओ, अगर हम बोले कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस और 1 घंटे में हमने कवर करी, 1 आवर करोगे डिवाइड हो जाएगा, तो हमने लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गए होंगे जूनागढ़ की, नहीं होंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि मैं कॉन्टिन्यूअस 100 से गया हूं? नहीं, ये क्या है, दिस इज एवरेज। हो सकता है कि कभी हमने 70 की स्पीड में चलाई हो, 70 की स्पीड में चलाई हो, कभी हो सकता है मैं 110 की स्पीड में गया हूं, कभी हो सकता है मैं 120 की स्पीड में गया हूं, और कभी हो सकता है मैं 10 की स्पीड में भी चला रहा हूं। कभी हो सकता है जूनागढ़ में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो तो हमने वहां पे 20 भी कर दी हो। तो हमने ये अलग अलग स्पीड से चलाई है, लेकिन हमें टोटल टाइम कितना लगा है, 1 घंटा, 1 आवर। और डिस्टेंस कितनी कवर करी है, 100, मतलब जो हम पाथ कवर करते गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का। तो अब बताओ, अगर डिस्टेंस में बोलूं कि जो हम, अच्छा बताओ, रोड पे चल रहे होंगे तो हमने क्या कवर किया, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जूनागढ़ उधर गए हैं और हम यहाँ पे हैं राजकोट में, तो सीधे लाइन से जोड़ दो। बात समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता थोड़ी ना कि जूनागढ़ और राजकोट का डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन हाँ, हम रोड के रास्ते से गए हैं तो बताओ, रोड का एक पाथ होता है ना, रोड ऐसे ऐसे घूमते हुए जाती है, तो बताओ वो एक पाथ है कि नहीं? तो हमने क्या कवर किए, डिस्टेंस। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हमने क्या कवर किए, डिस्टेंस। तो बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम ये क्या देगा, एवरेज स्पीड। और जो स्पीडोमीटर पे चलता है वो क्या होती है, एवरेज स्पीड।
बात समझ में आ रही है? स्पीडोमीटर में घड़ी ऐसी चलती रहती है, कभी 10 पे, कभी 100 पे, कभी 20 पे। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं जूनागढ़ पहुंचा हूं 100 किलोमीटर का पाथ कवर करके और 1 घंटे में पहुंचा हूं, तो मैं तुमसे कहूं कि एवरेज स्पीड मेरी क्या रही होगी? तो 100 डिवाइड बाई 1 आवर, तो मैं बोलूंगा 100 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? लेकिन रियलिटी में क्या मैं कॉन्टिन्यूअस 100 से चलाऊं? नहीं चलाना यार। एवरेज का मतलब तो यही होता है कि पहले कुछ कम रहा होगा, फिर कहीं ज्यादा हो गया होगा, फिर हो सकता है और ज्यादा हो गया हो, फिर और कम हो रहा हो, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? तो एवरेज का सेंस ये है, और ये हमने लास्ट लेक्चर्स वगैरह में वीडियो में भी बताया, तो तुम्हें इतना थोड़ा समझ। एक एग्जांपल इस पे ले लेता हूं तो तुम्हें और समझ आएगा, तो क्लियरिटी भी बढ़ जाएगी और चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं, यहां पे दिखाता हूं। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया और आपको उस पर थोड़ा समझना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मैन है, यहां ओरिजिन है और वो यहां से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, इस जगह से चलना स्टार्ट करता है, ध्यान से ध्यान देना। और मैंने तुमसे कहा कि जब वो यहां से यहां तक जा रहा है, ये पॉइंट मैंने मान लिया ए है। अब सपोज, ध्यान से इस बात को समझना, ये जो स्पीड इसने ली है वो v1 से गया, कितनी स्पीड से गया? v1, और यहां पहुंच गया। समझना, ऐसे एग्जांपल्स मैंने कराए हैं आपको पहले भी। अब वापस आया, अगर मैं तुमसे कहूं v1 से वापस आया, कहां से वापस आया? v1 से, और फिर से कहां पहुंच गया? इस पे, यानी ये ऐसे गया और वापस यहीं पे आ गया। ये डाल देना, ठीक है? इतना दिया। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। दो चीजें मैंने पूछी, आपको मैंने ये डिस्टेंस नहीं दी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, मैं इसको v2 से भी ला सकता था, v1 से। मैं एक सिंपल क्वेश्चन केवल लिया ताकि आपको बेसिक पहले समझ आए। मान लो ये डिस्टेंस कितनी है? d। बताओ यहां से यहां तक जाने के लिए आप सोच के देखो, अगर अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपके पास चाहिए डिस्टेंस और साथ में चाहिए आपको टाइम। ये दो बातें आपको चाहिए। आपको डिस्टेंस भी नहीं गिवन है, ये तो हमने मानी है डी है, और टाइम भी नहीं गिवन है कि मतलब वो गया और आया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर वो गया कितने से? v1 से। अंडरस्टैंड हुआ? तो सोचो कितनी डिस्टेंस कवर की है यहां तक पहुंचने में, डी। तो बताओ, अगर हम बोले, एक छोटा सा फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा कि अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, याद करो v1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं d/d1। अगर जाने का टाइम क्या है? t1 है, और आने का टाइम क्या है? t2। हालांकि वो एक ही होगा, बट हम मान लेते हैं। तो यहां से अगर तुम d1 निकालना चाहोगे तो d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/d1। यार ये बचपन में पढ़ा है फॉर्मूला, इसमें कुछ गड़बड़ मत करना, है ना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही मैंने यूज किया। तो टाइम निकालिए, इसलिए डिवाइड कर दिया। अच्छा, आया कितनी स्पीड से? v1 से। टाइम t2, डिस्टेंस वही कवर किए, तो बताओ t2 भी तो यही हो जाएगा, d/v1। इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार, ये दोनों टाइम सेम हो गए कि नहीं हो गए? पक्का? तो बताओ टोटल टाइम कितना हो गया? तो टोटल टाइम हो गया, ये दोनों ऐड कर दो, तो t1 प्लस t2, ये दोनों सेम है, तो ये कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ d/v1। तो ये दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डबल हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या निकल आया? टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? गया कितना? d, आया कितना? d। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी हो गई? 2d। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ तुम एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड अगर कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो वो क्या लिखेगा? डिस्टेंस कितनी है? 2d अपॉन टाइम, टोटल टाइम कितना जाने का और आने का, ये है। डिवाइड कर दो, तो क्या लिखोगे? 2d अपॉन v1। ये बात समझ में आएगी नहीं? अब जरा देखो, यहां से dd कट गया और 2 से 2 कट गया और ये ऊपर चला गया। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं? क्योंकि जो नीचे लिखा होता है वो कहां चला जाता है? ऊपर। तो आंसर कितना है? v1। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें एक बात मुझे समझानी थी, क्योंकि एक बात तुम्हें अंडरस्टैंड करवानी थी, क्योंकि जो एग्जांपल्स अभी हम राजकोट से जूनागढ़ जाने का मैंने लिया था, तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करेगा। देखो, तुम कितनी स्पीड से आए थे? v1 से। वापस भी कितने से गए? v1 से। तो आपकी स्पीड तो कांस्टेंट रखी है, तो फिर एवरेज बदलेगा ही नहीं ना, एवरेज तो वही आया। तुम चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, चाहो तो इसको एक लाइन में दिमाग से कैलकुलेट कर सकते थे। एवरेज तो तब आता जब आपकी स्पीड कहीं ज्यादा हुई होती, कम हुई होती या चेंज हुई होती। यहां पे आप किससे गए हो? v1 से, और आए किससे हो? v1 से। तो बताओ एवरेज स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन कर डालो, अगर तुम कांस्टेंट जा रहे हो उसी स्पीड से, तो एवरेज वही हो जाएगा। स्पीड की बात करो, ध्यान रखना। अब जरा बात करो एवरेज वेलोसिटी की, ध्यान से समझना। तुम बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी?
अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी में याद करो क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी में ऊपर आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब थोड़ा सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप गए थे तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, डी, वापस भी तो आ गए, तो जहां से गए थे वहीं अगर वापस पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या, जीरो। प्लीज मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के जो लास्ट कुछ वीडियोस हैं वो जरूर देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है ना। यानी कि जब आप जहां से चलते हो अगर उसी जगह पे घूम के वापस आ जाते हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो, है ना। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक, मान लो मैं यहां खड़ा हूं और सपोज तुम यहां बैठे हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम उधर देखने लो और मैं घूम के वहां से तुरंत यहां वापस आ जाए, फिर खड़ा हो जाऊं, तुम इधर देखो तो मैं यहीं मिलूं, तो तुम्हें क्या लगेगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ है क्या, नहीं, तुम क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो। लेकिन मैं तो घूम के वापस आ गया ना, ये बात समझ में। लेकिन अच्छा मान लो तुम उधर देख रहे हो, मैं ऐसे जाऊं और घूम के यहां खड़ा हो जाऊं, तो तुम कहोगे कि तुम वहां से यहां डिस्प्लेस हो गए हो कि नहीं हो गए हो। तो डिस्प्लेस का सिंपल मतलब होता है कि फाइनल जहां तुम पहुंच रहे हो और जहां तुम थे उनके बीच की डिस्टेंस। अगर तुम जहां से चले हो गए वहां तक जाते जाते पहुंच गए एंड फिर वापस यहीं पहुंच गए, तो फाइनल भी यही हो गया और इनिशियल भी हो गया, तो उनके बीच की लेंथ कितनी हो गई, जीरो, यानी पाथ कितना हो गया, जीरो। इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर आप वापस वहीं पे आ जाते हो तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। ये बात अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ यहां ये पार्टिकल O से A तक गया तो कितना, D, लेकिन वापस भी तो आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। और अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और टाइम तो ऑलरेडी था हमारे पास कैपिटल D, लेकिन ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी जीरो, और एवरेज स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड v1। तुम्हें ये बात समझ में आया कि मैं कांस्टेंट गया तो कांस्टेंट आ, मैं एक और चेंज करता हूं, तुम्हें थोड़ा मजा आएगा और थोड़ा ध्यान देना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, ये बहुत ढंग से तुम्हें समझनी होंगी, तभी ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्डअप होंगे, है ना। मैंने इसलिए छोटा सा सिंपल पहले एग्जांपल लिया क्योंकि मैंने वो आपको बोला कि अगर कांस्टेंट आप उससे गए, जो अब 100 की स्पीड से ही जा रहे हो, 100 की स्पीड से वापस आ रहे हो, तो एवरेज निकालने का मतलब क्या, वही 100 हो गया एवरेज तुम्हारा। ये बात समझ में आ रही। लेकिन अगर ऐसा होता कि आप यहां से चलते, ठीक है, समझना, यहां से चलते और मैं बोलूं कि आधे रास्ते, सपोज ये टोटल डिस्टेंस कुछ दिए, आधे रास्ते v1, फिर यहां पहुंचते, फिर आपने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया v2 और फाइनली यहां पहुंच गए, ठीक है। ये पॉइंट मैंने माना A है, ये B है और ये C है, तुम फाइनली यहां गए, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट हाँ ये D मान सकते हो, D हमें कैलकुलेशन में नहीं लाना है, तो ये डिस्टेंस जो है वो d/2 है और ये डिस्टेंस भी d/2 है। इतना सबको समझ में आना चाहिए, d/2 और ये भी कितनी है, d/2, पक्का। अब थोड़ा देखो, तुमने अपनी स्पीड बदली है, यहां तुम्हें कैलकुलेट करवाता हूं एवरेज, ना तो v1 आएगा ना v2 आएगा, इन दोनों के बीच का कुछ आएगा, वो समझाता हूं, देखो कैसे समझ में। तो बताओ यहां से यहां तक जाने में अगर तुमने टाइम t1 मान लिया और यहां से यहां तक जाने में तुमने टाइम t2 मान लिया, ठीक है, तो ये t1 t2 तुम निकाल सकते हो। बताओ कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, d/2, कितनी स्पीड से, v1 से, तो डायरेक्ट करना, t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है v1, तो इसको क्या लिखोगे, d/2v1। बेटा ये तो समझ में आता है, d/2 लिखा है तो 2 यहां आ जाएगा, ये गड़बड़ मत करना, है ना। हाँ ये आगे समझ में, t2 d/2/v2, अभी तो फिर से नीचे आ गया तो d/2v1 ये प्लीज ऐसे समझ लेना, इनमें गड़बड़ मत करना। अगर कहीं पे ऐसा लिखा होता है, जैसे मालूम मैं बोलूं कि x1/x2 और यहां पे कुछ y लिखो, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है x1/x2y। लेकिन अगर ऐसे लिखो x1/x2 डिवाइडेड बाय y1/y2, ये ऐसे भी लिखा होता है, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। यानी ये क्या लिख सकते हो, x1/x2 और यहां लिखा जाएगा y2/y1, ये इसका मतलब होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये सब बेसिक तुमने 10th में सीखा होगा, इसलिए मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, है ना, ये सब तुम्हें समझ में आता है, ओके। तो उसी तरह से अगर हमने d/2/v1 किया ना तो 2 नीचे आ गया, ये लिखा, पक्का। या देखो d/2/v1 किया है तो ये पूरी क्वांटिटी डिस्टेंस है ना, तो उसको नीचे लिख ले, ये आ गया कि नहीं आ गया। पता टोटल टाइम कितना, जल्दी बोलो, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 + t2, तो क्या लिखोगे, t1 + t2, ओके बेटा, सबको समझ में आ रहा है, पहले पुट करो, चलो देखते हैं, d/2v1 + d/2v2, पक्का।
देख d/2 पूरा बाहर आ गया, इसको बाहर ले लेते हैं, d/2 बाहर आ गया और यहाँ क्या बचा 1/v1 प्लस 1/v2। आई थिंक सबको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। v1 v2 ऐसे ले सकते हो क्या? जरा इसको समझो, d/2 और यहाँ ब्रैकेट ऐसे लगाओ और यहाँ लिख दो v1 v2। अगर यहाँ v1 v2 आ गया तो v1 v1 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ क्या बचेगा v2। ये सब तो 10th में खूब पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मुझे बता देना मैसेज करके, मैं सबको समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ v2 आ गया और यहाँ क्या आ गया v1। पक्का? तो ये समझ में आया कि नहीं? ये क्या हो गया टोटल टाइम। तो अब जरा तुम एक बात समझो कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं इसको, अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल टाइम जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वाला टोटल टाइम, वो कितना आया? वो आया d/2 और यहां आया है v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 v2। ये बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अब सोचो ये पार्टिकल यहां से आकर गए तो d/2 और फिर और आगे गया तो कितना d/2। पक्का ना? समझ में आया? तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू d। तो बताओ एवरेज जो स्पीड है वो कितनी हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि d अपॉन ये नंबर, ढंग से ध्यान देना जरा, इसको लिखेंगे d/2 ब्रैकेट ओवर v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 v2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो सोचो, ये जो नीचे वाले नंबर है ना, ये ऊपर चले जाएंगे। तो अब जरा तुम सोच के देखो, इससे ये कैंसिल आउट होगी, d से d कट गया, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहां से यहां से ये पक्का समझ में आया? तो डिस्टेंस दी और ये डिवाइड कर दिया। तो अब जरा सोच के देखो, ये नंबर कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या लिखोगे इसको? ये पूरा नंबर मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं ताकि तुम्हें समझ आ जाएगा। 1 अपॉन, अगर इसको ढंग से देखो तो ये लिखा हुआ है v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई, ये देखो 2 इसके साथ आ जाएगा 2v1 v2। अब ये नंबर ऊपर चला जाता है, तो अगर इसको लिखोगे तो ये पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। दिस इज द एवरेज। अब क्या ये v1 के बराबर है? नहीं। क्या ये v2 के बराबर है? नहीं। क्योंकि अब एवरेज स्पीड कितनी निकल के आ रही है? जो एवरेज स्पीड आपकी कैलकुलेशन में आ रही है वो 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 आ रही है। और पहले वाले केस में क्या आ गई थी? v1, क्योंकि v1 से ही गया था और v1 से ही वापस आया था, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं था। ये बात हमारे हिसाब से तुम्हें अंडरस्टैंड होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पक्का? सबको समझ में आ रहा है? तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। अलग अलग स्पीड होगी तो एवरेज उन दोनों में इन्वॉल्व होकर निकलेगा, जो भी उन दोनों का निकलेगा। अगर v1 ज्यादा है v2 कम है तो उनका एवरेज निकालना पड़ेगा। पक्का? अच्छा बताओ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी यही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वापस थोड़ी ना है, वो यहां से यहां तक गए, यहां तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? d का, और टाइम तो वही लगा है ना टोटल। तो बताओ यही क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी का क्या होगा? परिमाण। डायरेक्शन तो ऑलरेडी तुम्हें पता ही है ना किधर है, ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का बेटा? समझ आ रहा है? ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हें समझने हैं अच्छे से। ओके, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई भी अगर इनमें डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर भी उसमें ऐड है, भेज सकते हो। कोई भी डाउट हो या वीडियो पे ही तुम उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हो कि सर ये हमें समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ट्राई करना कि हर एक पॉइंट पे क्लियरिटी रहे। मतलब इतना, अगर तुम्हें जरा सा भी 2% भी डाउट हो रहा हो और समझ में आने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज जरूर मैसेज डालना, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि अभी तुम जस्ट लर्न करना सीख रहे हो, बेसिक बेसिक चीजें आ रही हैं। अगर अभी छोटे मोटे डाउट आए और तुमने नहीं पूछे हमसे तो वो पेंडिंग में बहुत बढ़ जाते हैं और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए थोड़ी बातें ध्यान रखना। और थोड़ा मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि लास्ट वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये सारी बातें करी हुई हैं, तो अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा मजा आ जाएगा। फिर भी मैंने ये रिपीट कर दिया ताकि अब प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो जाए सब चीजें और उसके हिसाब से चले। ठीक है ना बेटा? ये समझ में आ रहा है? ओके। और जब तक अभी क्लासेस ओपन नहीं हो रही हैं, जो भी अभी मान लो जुलाई के फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक तक, तब तक हम ये पूरे वीडियो लेक्चर्स और बहुत अच्छे से और इनमें चीजों को इंक्रीज कर देंगे, है ना। और आज जो बुकलेट जो मटेरियल दिया गया उसमें से आज कुछ नहीं करना है ये लेक्चर देखने के बाद। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके बाद में उसमें आपको टिक करा दूंगा कि कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। और इस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिनको आपको करना होगा। ओके,
आप कुछ होमवर्क दे दें, तुम लोग करोगे, फिर इसके बाद इतना आज सब लोग देख लोगे तो सब सिंक्रोनाइज हो जाएगा सबके लिए, देन आफ्टर फिर प्रॉपर स्टार्ट होगा और मजा आएगा इसका। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके बाद इसमें 2-3 बातें और होंगी, जैसे अभी हमने एवरेज स्पीड पढ़ी, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं फिर तुम्हें होमवर्क देता हूं, ठीक है? उसको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से प्रोसीड करूंगा, ठीक है? जैसे अच्छा बताओ, तुमने ऐसा सुना है कि एक टर्म होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, त्वरित, जैसे गुजराती में बोलो तो त्वरित बोला जाता है ना? त्वरित या कह सकते हो क्षणिक, एक पल, ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंस्टेंटेनियस का थोड़ा मतलब समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त, ठीक है, और वो बाइक बहुत तेज चलाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, और मैं ऐसे रोड के किनारे खड़ा था और मैंने जैसे जैसे देखा तो मेरे सामने से बहुत स्पीड में निकला, मान लो सबको उसकी स्पीड 150 के आसपास, ठीक, तो मैं उसको एक इंस्टेंट के लिए देख पाऊंगा ना? तो जिस इंस्टेंट मैंने उसको देखा, उस इंस्टेंट जो मैंने उसकी स्पीड ऑब्जर्व करी, सपोज 150, तो वो उसकी उस समय की क्या होगी? इंस्टेंटेनियस स्पीड, और डायरेक्शन इधर जा रहा था। बात समझ में आई? इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब हुआ कि जिस इंस्टेंट पे तुम चीजों को देखो और उस समय उसकी जो स्पीड हो, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। मेरा पॉइंट समझ में आया? मे बी पॉसिबल, हो सकता है कि वो थोड़ी देर पहले या 15 मिनट पहले उसकी गाड़ी पंचर हो, मेरे दोस्त की गाड़ी पंचर हो और वो घसीट के ला रहा हो, या हो सकता है कि जिस समय मैंने देखा उस समय 150 थी और अगले 2 मिनट के बाद वो किसी से भिड़ के ग्राउंड में पड़ा हो, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो क्या मैं वो स्पीड देखने जाऊंगा? नहीं, मैंने तो जिस समय उसको देखा उस समय जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, इसके बारे में डिटेल बातें होंगी, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ना। जैसे तुम स्कूटी चलाते हो, स्पीडोमीटर लगा होता है, जब एक्सीलरेटर लेते हो तो स्पीडोमीटर 0 से 10, 20, 30 बढ़ता चला जाता है, ठीक है? आगे कोई आ गया तो ब्रेक लगाया तो फिर से स्पीड डाउन हो गई। तो सोच, स्पीडोमीटर जो स्पीड तुम्हें दिखा रहा है वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। वो एवरेज नहीं दिखाता कभी। स्पीडोमीटर पे जो आप देखते हो ना स्पीड काउंट करने वाला, ये तुम 30, 40, 60, कंपटीशन हो गया दोस्तों के बीच में तो 100 तक चले जाते हैं, है ना? बाकी ब्रेक चाहे भिड़ जाए, तो ये सब स्कूटी वगैरह थोड़ा संभाल के चलाया होगा, है ना? बहुत कुछ बच्चे होते हैं नालायक, वो सीधे भगा लेते हैं ना, तो थोड़ा बहुत कंट्रोल। तो कहने का सेंस ये हुआ कि जो स्पीडोमीटर पे जो तुम्हारा मीटर है वो इस तरह से जो चलता रहता है 10, 20, 30, 100, ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो क्या इंस्टेंटेनियसली तो दिखा रहा है। अच्छा बताओ, जिस समय तुम जा रहे हो मान लो 30 की स्पीड से, अचानक कोई आ जाए खटाक से ब्रेक लगाई तो तुम्हारी 30 से सीधे कहां पहुंच जाते हो? 10 पे या 5 पे। तो सोचो अगले इंस्टेंट तुम्हारी स्पीड कितनी होगी? 5। तो बताओ उस इंस्टेंट पे अगर किसी ने तुमको देखा तो तुम्हें तो यही कहेगा ना कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो स्पीडोमीटर में हमेशा क्या रिप्रेजेंट होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना ये बात, ओके? इसके बारे में बातें डिटेल से मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, वो बहुत अच्छी चीजें हैं और उसमें मजा आएगी आपको। बट अभी आपको 2-3 मैं एग्जांपल्स बोल देता हूं, क्वेश्चंस, तो आपको होमवर्क में करने हैं और मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ओके? पहला एग्जांपल सुन लो जरा, सबको निकालना है, कैलकुलेट करना, वो बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं, ओके? देखो, ये अच्छी प्रॉब्लम है, मतलब आप थोड़ा सा ये चलो मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, नहीं तो अभी तुम्हारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा सब चीजों के लिए। पहले एक थोड़ा इजी कर लो, फिर उसके बाद बातें करेंगे। मान लो ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है? ओके, ये मैंने मान लिया एक रेक्टेंगल टाइप की चीज है, पाथ है, ठीक है? एक इंसान यहां से ए से, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है? ये जो डिस्टेंस है ये है 50 मीटर और ये जो डिस्टेंस है ये है 25 मीटर। अंडरस्टैंड हुआ? तो ये भी कितनी हो जाएगी? 25 मीटर, और ये भी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर। समझ में आ रहा है? एक इंसान यहां से चलता है ऐसे, ठीक है? 5 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चलता है। फिर वो यहां पहुंच के ऐसे आ रहा है, फिर वो यहां पहुंच के ऐसे आ रहा है और फाइनली यहां पे पहुंच जाता है। मतलब वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, फिर यहां पहुंचता है, फिर यहां पहुंचता है और फाइनली यहां पर रुक जाता है, ठीक है? कितनी स्पीड से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड से। यहां कितनी स्पीड से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड से। यहां कितनी स्पीड से चल रहा था? 5 मीटर पर सेकंड से। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ए से चलता है कहां तक, यानी कहां से कहां तक इंसान जा रहा है? ए से जा रहा है बी पे, बी से जा रहा है सी पे और सी से कहां जा रहा है? डी पे। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? आपको 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यहां पे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है एवरेज स्पीड और दूसरा क्वेश्चन है
एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं तुमने आज का लेक्चर समझा है मेरा ढंग से, एवरेज वेलोसिटी, तो इनके आंसर्स आप केवल 2 लाइन में लिख सकते हो, थोड़ा ध्यान से समझना होगा बस। ओके, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये थोड़े लॉजिक है जो आपको थोड़े समझने होंगे। और आगे देखो, एक एग्जांपल हो गया आपका, दूसरा एक और दे देता हूं जो आपको करना है, ठीक है? देखो, इसकी रेडियस आपको दी गई है r = 10 मीटर। कितनी रेडियस है? 10 मीटर, ठीक है? एक इंसान यहां से चल रहा है, ये सर्कल है, मतलब ऐसे ग्राउंड पे से एक सर्कल बना है, उसकी रेडियस कितनी? 10 मीटर। और एक इंसान है यहां पे, मान लो ए, वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, ये चलते 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 यहां पे आता है, ये वर्टिकल लाइन है और ये एंगल 90 है, यहां पहुंचता है बी पे। चलता कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। समझ आई मेरी बात? कहां से चलना स्टार्ट करता है? ए से बी, ऐसे, और बी पे पहुंच जाता है। और उसके चलने की जो स्पीड है ना, वो है 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे चलते हुए आता है और बी पे पहुंच जाता है। ये वर्टिकल लाइन है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है? यहां से चलना स्टार्ट करता है ये, और यहां पहुंचता है, ठीक है? आपको इसमें भी निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए, दोनों सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? आज इतनी रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा जहां पे मैं इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। आज मैंने थोड़ा सा रिवीजन ले लिया है क्योंकि काफी सारे नए बच्चे हैं। हाँ, लास्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखना, उसके बाद ये लेक्चर्स फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा डे आफ्टर टुमारो, उसमें आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह आएंगी, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसमें एक पॉइंट जरूर याद रखना जो मैंने आपसे बोला है कि डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इसका काम आगे आएगा। ओके बेटा, चलो इतना करना, ठीक है बेटा? ओके।